सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और अपनी तैयारी को यूं ही जारी रखना है। तो बच्चों, आज यदि अपने देखें तो अपने बहुत ही अहम टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म उसमें पहुंच चुके हैं। और ये भी अपने जानते हैं कि कोई भी प्रश्न पत्र जब तक उसमें ग्राफ शामिल ना हो वो पूर्ण नहीं माना जा सकता। तो मैं यूं कहूँ कि अति महत्वपूर्ण पार्ट में अपने पहुंच चुके हैं। तो बच्चों, यदि अपने देखें तो इसमें अपने ग्राफ बनाने के साथ साथ विभिन्न प्रकार से सवालों को हल करना सीखेंगे और अपने यूं कहूं कि परीक्षा परिणाम में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर यदि देखें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण की मैं बात करूं तो दो चर वाले रैखिक जो समीकरण है, तो रैखिक समीकरण का मतलब उससे एक रेखा निरूपित होती है। जैसे मान लिए मैं कोई ले रहा हूं, तो मैंने पहली तो ये ले ली a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी दो चर वाली रैखिक समीकरण में ले रहा हूँ a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म जोड़ा आ गया। इस पे जो गुणांक है वो a1 b1 और c1, और इस पे a2 b2 और c2 है जो वास्तविक संख्याएं होती है। अब देखिए बच्चों, इन दोनों से जब कोई रेखाएं अपने बनाएंगे तो ये एक तो पहली रेखा बनेगी, एक दूसरी, तो तीन स्थितियां मेरे पास बन सकती है इसमें दोनों से। ठीक है, क्योंकि दो रेखाएं हैं तो वो तीन स्थितियां आ सकती है। तो देखिए, सबसे पहली स्थिति क्या आएगी? सबसे पहली स्थिति ये हो सकती है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो यानी दो रेखाएं हैं तो तीन उसकी स्थितियां यदि देखें तो पहली स्थिति ये है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, क्योंकि जब अपने कोई भी दो रेखाओं को खींच रहे हैं तो उनके लिए संभावित स्थितियों की बात करें तो पहली स्थिति मेरे पास ये बनती है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। ठीक है, ये पहली स्थिति बन गई है। इसका यदि डायग्राम देखें तो ये देखिए बच्चों, ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब इसके बाद यदि मैं स्थिति सेकंड की बात करूं तो आप बच्चे भी जरा सोचें कि कौन सी स्थिति हो सकती है ऐसी दूसरी। तो देखो बच्चों, दोनों रेखाएं ऐसे हो सकता है कि समांतर हो सकती है, यानी एक दूसरे के बीच की दूरी हमेशा समान बनी रहे, वो रेखाएं समांतर होती है। तो इसका डायग्राम जैसे अपने तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? तीसरी ये कि रेखा के ऊपर रेखा आ सकती है। तो बच्चों, इसको बोलते हैं रेखाएं संपाती हो सकती है। संपाती का मतलब है कि रेखा के ऊपर रेखा आ जाना। ठीक है, तो देखो अब दो रेखाएं हैं, उनकी अधिकतम तीन स्थितियां ही बन सकती है जो मैंने आपके सामने व्यक्त कर दी है। तो ये रेखाएं समांतर है, और सेकंड जो वाली और ये वाली जो है वो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, और थर्ड वाली देखें तो अपने पास संपाती है। तो इस प्रकार बच्चों, अपने इसकी जो मुख्य स्थितियां हैं वो जान ली है कि दो रेखाएं हैं, यानी समीकरण युग्म है, तो साधारण सी बात है कि दो दो रेखाएं होगी। तो यहाँ रेखाएं यदि संपाती रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो बच्चों इनमें एक हल विद्यमान होता है। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो वो उसका हल होता है। ठीक है, तो यहाँ समीकरण युग्म का जो अद्वितीय हल विद्यमान है, अद्वितीय का मतलब सिर्फ वो ही होगा, क्योंकि जिस बिंदु पे काटेगी तो सिर्फ वही बिंदु उसका हल होगा। यानी दोनों रेखाओं के कटान बिंदु है वो अपने हल हैं, ये मान के चलिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। और यहाँ पर यदि देखो तो बच्चों, समांतर रेखाएं काटती भी नहीं है। तो अपने तो बोला था कि जब काटेगी तो अपना हल होगा, तो फिर मैं यूं समझूं कि यहाँ पर कोई हल विद्यमान नहीं है, यदि कोई कटान बिंदु नहीं है। कटान बिंदु अपना हल होता है, तो कोई कटान बिंदु नहीं है, तो अपने यहाँ पर व्यक्त कर देंगे कि समीकरणों का कोई हल विद्यमान नहीं है। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जब भी समांतर रेखाएं हो तो उनका कोई हल विद्यमान नहीं होता है, प्रतिच्छेदी हो तो एक हल विद्यमान होता है। तो ये अपने जान ले। अब देखिए, अपने बोला था अभी कटान बिंदु है वो हल होते हैं, तो संपाती रेखाएं तो एक दूसरे को काटती भी चलती है हमेशा, तो फिर क्या होगा? तो बच्चों, यहां पर आपको कटान बिंदु देख लेने हैं, प्रतिच्छेद बिंदु देख लेने हैं। तो संपाती रेखाओं के अनेक प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं, अनेक कटान बिंदु होते हैं। तो फिर मैं यूं लिख सकता हूं कि समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होते हैं। यदि रेखाएं संपाती होती है तो बच्चों उनके अनेक हल है वो विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर अपने ये मुख्य बात सीख ली है कि किस तरह से रेखाएं हैं वो अपने को हल प्रदान करती है। एक बात अपने को और भी ध्यान रखनी है बच्चों, क्या कि रेखाएं संगत कब होती है, असंगत कब होती है। तो रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी है तो बिल्कुल संगत होती है, या मैं यूं कहूं कि जब रेखाएं काटती है तो वो संगत होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि समांतर जो है वो असंगत है, बाकी संगत होती है। तो प्रतिच्छेदी संगत है और केवल समांतर वाली है वो असंगत है। तो इस तरह से बच्चों, अपने
रेखाओं का जो युग्म है उसको समझा। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 4। तो ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण युग्म दे रखा है x + 3y = 6 और दूसरा ये दिया है। ये है बच्चों एक्सरसाइज अपनी 3.2। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, पहली समीकरण है ये और ये समीकरण सेकंड, क्योंकि युग्म है तो जोड़ा होगा, युग्म का मतलब जोड़ा। तो यहाँ पर जिसका गुणांक बड़ा है x और y में, उसका पक्षांतरण करना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर अपने को पता लग गया कि y का गुणांक बड़ा है, तो y का पक्षांतरण कर दीजिए। तो y यहाँ पर प्लस में था, दूसरी तरफ गया तो माइनस में। इसी तरह सेकंड समीकरण में अपने देखते हैं कि यहाँ पर जो y का गुणांक फिर बड़ा है संख्यात्मक रूप से, 3 है ना, तो अपने क्या करेंगे, 2x = 12 प्लस के 3y हो जाएंगे ये, क्योंकि इधर माइनस में था, पक्षांतरण किया तो प्लस में हो गया। अब देखिए बच्चों, अपने जो भी राइट साइड में है उसका मान रखना होता है। तो उससे पहले अपने ये देख लें कि लेफ्ट साइड में जो भी है चर, वो अकेला रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर गुणांक 2 है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो x का मान आ गया बच्चों 12 + 3y/2। अब देखिए, अपने पास दाएं पक्ष में केवल एक चर रहना चाहिए, बिल्कुल शर्त पूरी हो गई है। अब अपने बाएं पक्ष में जो भी है उसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 - 3y, y का मान रखा जा सकता है। तो y का मान कुछ भी रखें, आपको अपने मन से रखना है, जैसे मैंने 1 रख दिया, y = 1 रखने पर। तो इसको हल किया तो x = 6 - 3y था, तो 3 × 1, तो 6 - 3 एकम 3, 6 में से 3 गया 3। इसी तरह y का मान और रखेंगे तो y बराबर मान लीजिए कुछ भी अपने को रखना होता है, तो मैं यूं रखता हूं कि y बराबर 3 रख देते हैं अपने। ठीक है, तो y बराबर 3 रखने पर तो ये हो गया x = 6 - 3 × 3। तो ये हो गया बच्चों अपने पास 6 - 3 × 9 और माइनस के 9 ज़्यादा है। कितने अंक ज़्यादा है? 3 अंक ज़्यादा है। तो इस तरह से बच्चों अपने इसको पूरा कर लिया। 2 मान अपने रखें, काम चल जाता है। चलिए अब इसकी टेबल बना देते हैं ताकि मान देखने में बहुत आसानी रहती है। तो 3 कॉलम की मैं एक छोटी सी टेबल तैयार कर लेता हूँ स्केल की सहायता से, सुंदर सी, ताकि अपने जो ग्राफ जब तैयार करेंगे तो यहाँ पर अपने को बहुत ही आसानी से अपने इसको हल कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ऊपर मैंने लिख दिया x, फिर हो गया y, और ये हो गया मेरे पास x का मान 1, y का मान 1 रखा तो x का 3 आया, y का 3 रखा तो x का -3 आया। तो देखिए बच्चों, इस टेबल को भरना देखो कितनी बिल्कुल सावधानी के साथ अपने को तैयार करना है। चलिए अब देखते हैं सेकंड समीकरण में। यहाँ पर देखिए बच्चों, राइट साइड में अपने पास y का मान है, तो y चर है, जो भी राइट साइड में चर है उसका मान आपको रखना होता है। y का मान ऐसा रखिएगा कि x का मान बिल्कुल अपने पास एक यूं कहूँ कि पूर्णांक आ जाए। तो चलिए y = 0 रख देते हैं। तो ये बन गया बच्चों मेरे पास, y का मान यदि 0 रखेंगे तो x बराबर, जहाँ भी y दिख रहा है वहाँ पर 0 पुट करना होता है अपने को। तो 12 + 3y, तो 3 × 0/2, तो ये हो गया पूरा स्टेप 0। तो 12 + 0/2, 12 में 0 जोड़ा 12, और ये हो गया 12/2, यानी 12 में 2 का भाग दिया 6 आ गया। इसी तरह y का मान और रखते हैं, कोई भी 2 मान रखने होते हैं, मिनिमम 2 मान रखने हैं, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं ना। तो y का मान देखते हैं बच्चों, इस तरह का रखें कि x का मान है वो बिल्कुल साधारण सा, तो -2 रख दिया मैंने, y = -2 रखने पर। तो ये हो गया बच्चों x बराबर अपने पास 12 + 3 × -2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप, /2। ठीक है, अब देखो 12, 3 का गुणा -2 से करें तो -6। ठीक है, और ये हो गया बटा में 2, 12 में 6 गए 6, 6 में 2 का भाग गया 3। अब इसकी बच्चों टेबल तैयार कर देंगे अपने। टेबल क्यों तैयार करनी है? क्योंकि जब अपने इसका आलेखी निरूपण करेंगे ना, तो ये अपने को बहुत ही अच्छी सहायता अपने को मिलेगी और मान देखना बिल्कुल आसान हो जाएगा अपना। तो ये देखो बच्चों, मैंने स्केल की सहायता से बिल्कुल सुंदर सी, क्योंकि अपने को कार्य में सफाई का भी विशेष ध्यान रखना होता है, तो ये मैं टेबल तैयार कर रहा हूँ बच्चों। तो देखिए स्केल की सहायता से मैंने टेबल को तैयार कर दिया है और अपने 3 कॉलम की टेबल है वो तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने इस टेबल को। इस टेबल में मैंने व्यक्त कर दिया बच्चों x y, तो y का मान 0 तो x का 6 और y का -2 तो x का 3। अब अपने बढ़ेंगे x इस ग्राफ की ओर। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर लाइनदार पेज का कार्य पूरा होने के बाद ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्राफ में लेटी हुई लाइन है वो x एक्स का कार्य करेगी, तो लगभग बीच की कोई एक लाइन अपने ले लेंगे। ठीक है, ये जो गहरी लाइन है इसमें से कोई एक लेटी हुई लाइन तो लगभग बीच की होनी चाहिए, उसको स्केल से इसके ऊपर अपने लाइन खींच देंगे एक पेंसिल की सहायता से, स्केल की सहायता से। तो ये देखिए बच्चों, कोई एक लेटी हुई लाइन जो बीच की लाइन मैंने लेते हुए उसको उसके ऊपर एक लाइन खींच दी है। ठीक है, और ये जो लेटी हुई लाइन है वो x अक्ष का कार्य करेगी। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ इस पर, x अक्ष। अब देखो बच्चों, ये x तैयार हो गया, पहला कार्य पूरा हुआ। अब अपने किसी खड़ी हुई लाइन जो बीच की लगभग हो,
ठीक है, उसको अपने गहरा कर देंगे या उसके ऊपर लाइन खींच देंगे। वो जो लाइन खींचेंगे वो अपना वाई एक्स तैयार हो जाएगा बच्चों। तो ये देखिए, ये वाई एक्स मैंने निरूपित कर दिया है, क्योंकि लेटी हुई लाइन एक्स एक्स और खड़ी हुई लाइन वाई एक्स होती है। इसके बाद अपने को देखना है एक्स एक्स और वाई एक्स जहाँ काटते हैं वो मूल बिंदु होता है। तो ये देखिए, ये मूल बिंदु ओ अंकित कर दिया मैंने। अब अपने को क्या करना है कि एक्स एक्स और वाई एक्स जो तैयार किए हैं उसमें गहरी लाइनें जो निकल रही है वहाँ पर छोटे अपने निशान है वो अंकित कर देंगे, ताकि अपने जब भी पैमाना लिखेंगे तो बहुत ही अपने को आसानी रहेगी उसमें। ठीक है, तो ये देखिए, ये पहला चिन्ह लगा दिया। इस तरह से मैं हर एक जो ये गहरी लाइनें है सिर्फ ध्यान रखना है, और गहरी लाइनें बच्चों बराबर दूरी पर होती है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। ये स्केल से माप भी सकते हैं आप। तो चलिए, हर एक गहरी लाइन जो एक्स एक्स और वाई एक्स को काटेगी तो मैं उसको क्या करूँगा बच्चों, निशान वहाँ पर लगा दूंगा, ताकि अपने जब पैमाना लिखेंगे तो बहुत ही सावधानी के साथ और अपना कार्य वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस कार्य को बहुत ही आसानी से अपने पूरा कर लेंगे, और ये जो निशान जो लगेंगे बच्चों वो बिल्कुल बराबर दूरी पर लगेंगे, ये बात निश्चित है। क्योंकि अपने ग्राफ में सीखा था ये कि ग्राफ में जो गहरी लाइनें होते हैं वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। तो ये मैंने चिन्ह जो लगाने का कार्य पूरा किया। अब बच्चों अपने को पैमाना लिखना होता है। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में मैं पैमाना लिख देता हूँ। यदि एक्स एक्स और वाई एक्स पे अपने एक ही पैमाना लेके चलते हैं तो एक बार में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि माना पैमाना 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब ये दो गहरी लाइनों के बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर होती है। 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर 1 इकाई ले लेते हैं, क्योंकि मान इस तरह के दिए हुए हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब अपने को क्या करना है कि एक्स एक्स और वाई एक्स पर पैमाना भरना है। तो मूल बिंदु से अपने यदि राइट साइड में चलेंगे तो धनात्मक होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यदि मैं लेफ्ट साइड में चलूँगा बच्चों तो इसमें जो पैमाना है वो ऋणात्मक होता है। ध्यान रखना, मूल बिंदु से शुरू करना है अपने को, इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखें। तो ये देखिए, अब वाई एक्स ऊपर की ओर धनात्मक होता है, तो वाई एक्स में ऊपर की ओर धनात्मक मान लिख देंगे। तो देखिए, मैं वाई एक्स में ऊपर की ओर धनात्मक मान लिख रहा हूँ, और इसी तरह एक्स एक्स में वाई एक्स में नीचे की ओर ऋणात्मक होते हैं। तो बच्चों, मैं मूल बिंदु से नीचे की ओर ऋणात्मक मान बिल्कुल लगातार लिखने हैं, और किसी भी चिन्ह को छोड़ना नहीं है, और किसी भी पूर्णांक को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये कार्य पूरा करें। अब पहला मान पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, पढ़ने का तरीका ये होगा कि इसमें 3 1, ये एक मान है, इसको पढ़ने का एक साथ पढ़ा जाएगा 3 1। तो एक्स का मान 3 मिल गया आपको। अब देखिए, वाई का मान 1, तो अपने को ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई धनात्मक मिलेगा। तो 3 और 1 यहाँ पर दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, या यूं कहूं दोनों के जो बिल्कुल सामने है वो बिंदु अंकित करते हुए इसको लिख देंगे। अब अगला बिंदु है -3 3, तो एक्स का मान -3, तो एक्स का मान -3 है, तो बच्चों अपने को लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। अब वाई का मान +3, तो ऊपर की ओर बढ़ना पड़ेगा, साधारण सी बात है। तो एक्स वाली -3 वाली लाइन पे मैं ऊपर बढ़ता हूं। तो ये देखिए बच्चों, वाई का मान 3 मिल गया। इसके निर्देशांक यहीं अपने लिख देंगे। तो ये मैंने निर्देशांक। अब देखो, दो बिंदु जब आ जाते हैं तो अपने कोई भी रेखा है वो आसानी से खींच सकते हैं ना। तो ये देखो बच्चों, मैंने लगाया स्केल और मैं खींच देता हूँ इस रेखा को। तो ये बच्चों अपनी पहली रेखा तैयार हो चुकी है, जिसकी समीकरण अपने पास x बराबर 6y माइनस 3 थी। तो ये भी नोट कर देते हैं, x बराबर 6, ठीक है, x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, ये नोट कर दिया मैंने, मुख्य समीकरण जो सवाल में दी। अब देखिए सेकंड पार्ट। अब इसमें इस समीकरण के लिए, दूसरी समीकरण के लिए मैं पहला जो निर्देशांक पढ़ता हूँ, पहला बिंदु 6 0, तो x का मान 6, ये देखिए y 0, तो कहने का मतलब बस यही बिंदु है, तो इसके निर्देशांक लिख देते हैं। अगला है 3 -2, तो x का मान 3, तो ये देखो -2, इसका मतलब नीचे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये देखिए बच्चों, 3 -2, तो ये दूसरी रेखा के दो बिंदु आ गए हैं, तो इनको मिलाएंगे तो दूसरी रेखा तैयार हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, मैं खींच देता हूं दूसरी रेखा स्केल की सहायता से, क्योंकि दो बिंदु आए तो वो रेखा बिल्कुल खींचना आसान है। तो इसकी समीकरण भी यहीं अपने अंकित कर देंगे, वो है 2x बराबर बच्चों अपने पास 2x माइनस 3y बराबर 12, ये अंकित कर दी मैंने। तो बच्चों ये देखो, अपने ग्राफीय रूप में इसको निरूपित कर दिया बिल्कुल आसानी से, और रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेदी हैं, इनका एक ही हल विद्यमान होगा, ये अपने अभी सीखा था। तो इस तरह से बच्चों अपने उदाहरण नंबर 4 को बहुत ही आसानी से पूरा कर लिया है। और अब अपने यहाँ पर इसके बारे में यदि लिखना चाहें भी किस तरह का ग्राफ आलेख हमें प्राप्त हुआ है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए अपने यहाँ पर नोट कर देते हैं कि रेखाएं हैं वो किस टाइप की है बच्चों। 3 पोजीशन अपने देखी थी, तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या मैं यूँ कहूँ कि एक बिंदु पर काट रही है, तो ये भी अपने नोट कर देंगे। और ये जो संगत होती है, क्योंकि केवल समांतर है वो असंगत होती है, बाकी सब संगत होती है, तो ये भी अपने लिख देंगे।
तो इस तरह से बच्चों ने उदाहरण नंबर 4 को बहुत ही आसानी से पूरा किया और उसका हल भी अपने ढूंढ लिया है, जिसकी चर्चा अपने यहाँ करेंगे। यानी प्रतिच्छेद बिंदु है वो हल होता है, तो प्रतिच्छेद बिंदु को भी लिख देते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु है बच्चों 6 0, x का मान 6 और y का 0। तो कहने का मतलब x का मान 6 है, इसके लिए y का मान 0। तो यहाँ पर केवल अपने को ग्राफीय रूप में निरूपण करना था। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 4 पूरा हुआ और अब अपने बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 5 की ओर। तो ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है तथा अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी ये पोजीशन पूछ रहा है कि किस टाइप की पोजीशन इन दोनों समीकरण की बनेगी। तो बच्चों अपने को अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो वो कैसे पता चलेगा? वो समांतर है, रेखाएं प्रतिच्छेदीय है, संपाती है, ये पोजीशन अपने को देखनी है। तो चलिए पहले समीकरण पर अपने चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर अपने देखेंगे कि जिसका गुणांक बड़ा है, एक तो संख्या है, ये तो जरूर अपने राइट साइड में जाएगी, उसके साथ बड़े गुणांक वाली चर जो भी है उसको भी अपने लेके जाएंगे। तो 5x बराबर 8y माइनस का था प्लस का हो गया और 1 प्लस का था माइनस का हो गया। ठीक है, अब अपने यहाँ पर यदि देखें तो जो भी अब अपने पास लेफ्ट साइड में जो चर रहा है वो अकेला रहना चाहिए। तो 5 यहाँ पर गुणा में है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो भाग में कर देंगे। तो ये देखो बच्चों मैंने इसको 5 भाग में कर दिया। ठीक है, और अब यदि मैं इसकी बात करूं तो उसमें देखो बच्चों ऊपर की तरफ 3 24 3, तो कहने का मतलब 3 कॉमन आ रहा है ऊपर, और नीचे में 5 है, हर को हटाना है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। और ऊपर 3 है वो गुणा ऑलरेडी किया हुआ, तो कहने का मतलब 3 का भाग देना और 5 का गुणा करना है इसमें। तो 5/3 यूं कह सकता हूं मैं, 5/3 से इसको गुणा कर देंगे ताकि समीकरण है वो बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगी, या यूं कहूं कि हर कोई संख्या नहीं बचेगी हर में और सरल भी हो जाएगी। तो देखिए 5/3 से हर एक स्टेप को मैं गुणा कर रहा हूँ। 5/3 गुणा 3x, और ये हो गया 5/3 गुणा में 24/5y, और 5/3 गुणा में 3/5 बराबर 0। तो ये कट जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखें तो अपने 3 से 3 कट गया, तो यहाँ बच गया 5x माइनस 8 ये 24, और ये हो गया 5 से 5 कट गया तो ये हो गया 8y, ये 3 से 3 और 5 से 5 कट गया तो 1। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक बात आपको नज़र आ रही होगी कि इसमें पहली और दूसरी समीकरण बिल्कुल सेम है। तो देखिए 5x बराबर वही तरीका होगा कि संख्या को दूसरी तरफ लेके जाते हैं या बड़े चर वाले बड़े गुणांक वाले को भी लेके जाएंगे, इस 5 का भाग देंगे तो दोनों बिल्कुल सेम बन गई है। तो यहाँ पर केवल अपने एक समीकरण को ही हल करेंगे बच्चों, और दोनों की टेबल है वो एक जैसी होगी क्योंकि बिल्कुल सेम है। तो फिर यदि सेम है तो अपने को वो भी पता लग गया बच्चों, ये संपाती रेखाएं हैं। तो ठीक है, तो देखिए अब अपने मान रखना शुरू करते हैं। तो इसमें मान रखा जाएगा बच्चों y का। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि अपने देखा था जो भी राइट साइड में जो भी चर होगा उसका मान अपने रखेंगे। तो y का मान ऐसा रखें कि जो x का मान आए तो वो एक पूर्णांक आए, तो -3 रखता हूं मैं। ठीक है, तो x बराबर 8 गुणा में -3, तो और -1/5, तो 8 दिए 24 माइनस के, और माइनस का 1/5 तो माइनस के 25 हो गए। माइनस के 24 में -1 जुड़ेगा तो माइनस के 25 हो जाएंगे ना, उसमें 5 का भाग दिया तो -5। अगला देखता हूँ, y का मान अपने कुछ भी रखना होता है तो y का मान अपने ऐसा रखें कि x का मान पूरा पूरा तो 7 रख देते हैं। चलो ठीक है, तो y बराबर 7 रखने पर, ठीक है बच्चों, तो ये देखिए 7 रखा तो ये हो गया अपने पास x बराबर 8 गुणा में 7 माइनस का 1, और ये हो गया 5, तो ये हो गया 8 7 56 और -1, तो 56 में से 1 गया 55, 55 में 5 का भाग 11 आ गया। अब इसकी टेबल तैयार करेंगे, क्योंकि टेबल को देखते हैं तो अपने जो बिंदुओं के निर्देशांक है वो बहुत ही आसानी से अपने को ज्ञात हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों टेबल ड्रॉ कर लेता हूं मैं स्केल की सहायता से, बिल्कुल सुंदर से, क्योंकि कार्य ऐसा करेंगे कि एग्जामिनर देखे तो बिल्कुल लगना चाहिए कि वास्तव में बच्चे ने कितना मन लगा के कार्य किया है, और वही बच्चे कुछ हासिल कर पाते हैं। तो चलिए इस तरह की टेबल, एक सुंदर सी टेबल मैं तैयार कर रहा हूँ 3 कॉलम की। तो यहाँ पर अपने को पता है कि दूसरी समीकरण को हल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेम है दोनों, तो उसकी टेबल भी सेम होएगी। तो अपने दोनों समीकरणों की सेम टेबल तैयार कर देते हैं। तो ये देखो बच्चों मैंने क्या किया, दूसरी टेबल भी तैयार कर दी, इसी प्रकार लिख करके इस टेबल में भी यही मान भर देंगे, क्योंकि जब अपने देखा तो दोनों समीकरण एक जैसी है, यानी संपाती हैं ये। तो ये हो गया x और ये y, तो y का मान बच्चों -3, तो x का मान आया 5 माइनस का, और y का मान 7, तो ये हो गया 11, और ये सेम टू सेम -5 3 और 11 7। अब बढ़ते हैं ग्राफ पेपर की ओर। तो ग्राफ पेपर में मैंने आपको बताया था कि कोई एक बीच की लेटी हुई लाइन अपने को ले लेनी है जो एक्स एक्स का कार्य करेगी। तो किसी गहरी लाइन के ऊपर स्केल को जमाइएगा और उसके ऊपर लाइन खींच दीजिएगा। तो देखो बच्चों मैंने किसी एक बीच की लाइन को लेकर के बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर
इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि 1 mm के बाद तो ठीक छोटी लाइन आ जाती है। तो ये एक्स एक्स मैंने निरूपित कर दिया बच्चों। तो ये हो गया एक्स एक्स और यहाँ पर लिख दिया एक्स डेज। इसी तरह एक खड़ी हुई लाइन, कोई एक खड़ी हुई लाइन ले लेंगे अपने, जिसको अपने वाई एक्स के रूप में निरूपित करेंगे। तो देखिए मैंने थोड़ा सा इधर ले लिया, क्योंकि मेरे को पता है एक्स के मान 11 तक जाना है अपने को, तो इधर एक्स के मान 11 रखने के लिए मैंने थोड़ा इधर लिया है इसको। ठीक है, तो एक खड़ी हुई लाइन को मैंने गहरी लाइन के ऊपर लाइन खींच दी है स्केल की सहायता से, बिल्कुल सीधी, और उसको वाई एक्स अंकित कर रहा हूँ मैं। तो ये देखो बच्चों, वाई एक्स अंकित कर दिया है। ठीक है, जहाँ पर एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों एक दूसरे को काटते हैं बच्चों, तो वो मूल बिंदु है। तो चलिए बच्चों, ये मूल बिंदु भी ज्ञात हो गया। अब अपने जो चिन्ह लगाने का कार्य है वो पूरा कर देते हैं। तो देखो बच्चों, मैं सभी अपने एक्स एक्स और वाई एक्स पर जहाँ से गहरी लाइनें गुजर रही है उसको मैं चिन्हित कर देता हूँ, ताकि अपने को जब भी पैमाना लिखना पड़ेगा तो बहुत ही आसानी रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से अपने बहुत ही सुंदर और एक यूं कहूँ कि सफाई के साथ और बिल्कुल एग्जैक्ट एक ग्राफ पेपर तैयार करने वाले हैं, जो अपने आप में देखने योग्य होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें मैंने जो वाई एक्स पर जो गहरी लाइनें गुजर रही है उनको मैं चिन्हित करता जा रहा हूँ। अब उसके बाद अपने को देखना है बच्चों, अब बात आती है पैमाने की। ठीक है, तो पैमाना लिखना है अपने को। यदि एक्स एक्स और वाई एक्स पर पैमाना सेम रहे तो अपने एक साथ ही लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा माना पैमाना 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब दो गहरी लाइनों के बीच की दूरी जो होती है वो 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ये लिख दिया। तो अब सभी जो एक्स एक्स पर और वाई एक्स पर पैमाना लिख देंगे। तो इस तरह से पैमाना भरते जा रहे हैं अपने। तो ये देखिए बच्चों, ये पैमाना लिख दिया 11-12 तक, क्योंकि अपने को 11 तक तो जाना ही था। और यदि मैं देखूँ इसमें लेफ्ट साइड में तो ऋणात्मक आता है एक्स एक्स, तो यहाँ पर ऋणात्मक मान मैं भरते जा रहा हूँ। इसी तरह वाई एक्स ऊपर की ओर धनात्मक है और नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। ये याद रखना बच्चों, फिक्स होता है। वाई एक्स ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक, और अपने मूल बिंदु से ही सारे मान है वो शुरू करने हैं। तो चलिए, ये नीचे की तरफ मैंने कुछ मान लिख दिए। ये पैमाना मानने का कार्य पूरा हुआ। अब देखते हैं पहला बिंदु -5 -3। तो -5 एक्स पे जाना है, तो एक्स पे -5 कहाँ मिलेगा, ये +5 है, ये देखिए -5। अब वाई का मान -3 ऊपर नहीं, नीचे की तरफ। तो ये देखो बच्चों, मैंने -5 और -3 के ठीक सामने के जो बिंदु है दोनों का वो अंकित कर लिया है और उसका निर्देशांक भी लिख दिया। अगला 11 7, तो एक्स का मान 11 और वाई का मान 7। तो अपने को ऊपर की ओर बढ़ना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि प्लस में 7 ऊपर मिलेगा। तो ये देखिए, एक्स का मान 11 और वाई का मान 7 मैं ढूंढ रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, ठीक 7 के सामने ये मान अपने को मिल गया। इसको बिल्कुल बिंदु है वो बहुत ही छोटी आकृति होती है, तो इसको राउंड में बंद करके निर्देशांक लिख दिया। अब दो बिंदु जब आ गए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने इसको मिलाना बिल्कुल आसान है। तो देखिए, मैं इन दोनों बिंदुओं को बहुत ही आसानी से मिला दूंगा, क्योंकि एक रेखा को खींचने के लिए सिर्फ अपने को दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो दो बिंदु जब आपके पास आ गए हैं तो फिर उनको मिलाएंगे तो उस रेखा को बहुत ही आसानी से अपने खींच पाएंगे। तो ये देखिए, दोनों बिंदुओं को मैं मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस तरह से दोनों बिंदुओं को बच्चों मैंने मिला दिया, और आगे पीछे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रेखा है ये तो ग्राफ, और काफ़ी जो रेखा है वो तो आगे पीछे बढ़ती रहती है। अब इसके जो समीकरण है वो लिख देता हूँ, 5x - 8y + 1 = 0। ये पहली समीकरण बच्चों अपनी पूरी। अब दूसरी भी अपने को पता है सेम है ये, तो इसी के ऊपर बच्चों अपने दूसरी समीकरण भी लिख देंगे, क्योंकि रेखाएं समपाती है। तो वो अपने देखा था बिल्कुल एक जैसे, एक रूप ही है दोनों, एक के अलग अलग रूप थे। तो यहाँ पर यदि देखूं तो अब देखो बच्चों, कौन सा होगा, रेखाएं समपाती है। समपाती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है, सिर्फ अपने को ये बताना था। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि किस टाइप की अपना ग्राफ तैयार हुआ है। तो यहाँ पर जो ग्राफ में यदि मैं स्थिति देखूं तो संपाती की है बच्चों, रेखा के ऊपर रेखा है, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है। और बच्चों ये संगत भी होता है, ये भी ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि असंगत सिर्फ समांतर रेखाएं होती है। तो ये देखो, इसका अपने आंसर निकाल दिया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है वो विद्यमान है। तो अब लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6, जो एग्जाम्पल्स है। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने उससे पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने देखो कैसे आंसर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम है। या फिर अलग तरीका बताने का, स्कर्ट की संख्या जो है वो खरीदी गई दुगनी से 2 कम है। एक तो ये, दूसरी शर्त ये है कि स्कर्ट की संख्या है खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। तो देखो, बताने डायरेक्ट नहीं बताया, एक तरीका अलग ही दे दिया है बताने का कि दुगनी से 2 कम है, 4 गुनी से 4 कम है। तो अब सहेलियों को ये जानना है कि कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खींची। तो बच्चों अपने को इसकी सहायता करनी है। तो अपने इसको पहले तो गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। सवाल 3 पार्ट्स में होता है।
पहले उसको गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, फिर उसको हल करेंगे और फिर आलेखीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो चलिए, माना पेंटो की संख्या सबसे पहले, क्योंकि पेंटो डिस्कार्ट है तो पेंटो की संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, पेंटो की संख्या x और स्कर्ट की संख्या बच्चों अपने y मान लेते हैं, क्योंकि अपने 3 पार्ट्स में इस सवाल को पूरा करने वाले हैं, पहले गणितीय रूप में व्यक्त करके और फिर हल करके और फिर। तो अब देखिए, स्कर्ट की संख्या y, तो y पेंटो की संख्या की दुगनी, पेंट है x का दुगना 2x, तो 2x से 2 कम, तो इसमें 2 और घटा दीजिएगा तो ये बराबर हो जाएंगे। ये पहली समीकरण तैयार हो गई है। इसी तरह बच्चों देखो, यहाँ पर स्कर्ट की संख्या सेकंड पार्ट में देखो, स्कर्ट y 4 गुने पेंटो की संख्या के 4 गुना, तो पेंट है x, तो x का 4 गुना 4x से 4 कम, तो उसमें से 4 घटा दीजिए। ये 2 समीकरण तैयार हो गई है, और जहाँ पर एक चर है वो बिल्कुल अकेला भी आ गया है, तो ये सवाल बिल्कुल व्यवस्थित है। अब अपने को इसमें ये देखना है कि यहाँ पर राइट साइड में x है, तो आपको x का मान रखना है अपनी तरफ से, और y का मान अपने को ज्ञात हो जाएगा। तो x के मान बिल्कुल साधारण साधारण रखते चलेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो मान लीजिए मैं x का मान रखता हूँ, x बराबर लिख देते हैं 4 रखने पर, तो y का मान आ जाएगा बच्चों 2 गुणा में 4 माइनस 2, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 में से 2 गया 6, ये मान आ गया। इसी तरह y का मान दूसरा अपने y का मान रखेंगे, ठीक है, सॉरी x का मान रखेंगे, तो x का मान -1 रखा, तो y का मान आ गया 2 गुणा में -1 -2, तो -2 एकम 2 -2 और -2 -4, और इस तरह से बच्चों इसकी टेबल ड्रॉ कर देंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, जब बटा में कोई संख्या ही नहीं होती तो उसको हल करना बहुत ही आसान होता है। तो ये देखो बच्चों, मैं इसकी टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, बहुत ही सुंदर सी, और यूँ कहूँ कि सवाल को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपने करेंगे तो निश्चित सी बात है कि अपने को बहुत ही अच्छे अंक हासिल होने वाले हैं। तो ये देखिए, मैं 3 रो की एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें लिख देते हैं अपने x और y। तो x का मान 4 रखा तो y का बच्चों 6 आ गया। ठीक है, x का -1 रखा तो y का -4 आ गया। अब चलिए सेकंड समीकरण की ओर। अब सेकंड समीकरण में भी वही पोजीशन है बच्चों, यहाँ पर राइट साइड में x है तो x का मान आपको रखना है। तो x का मान आपको अपने मन से ऐसा रखिएगा कि बिल्कुल साधारण से मान आ जाए। तो x बराबर 1 रख देते हैं, तो y बराबर 4 गुणा में 1 माइनस 4, 4 एकम 4, 4 माइनस 4 यानी 0। अब x का मान और कुछ रखेंगे अपने, तो x का मान बच्चों अब की बार y नहीं, यहाँ पर अपने x का मान रखना है। ठीक है, तो x का मान रखेंगे बच्चों, x का मान 2 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर 2 रखेंगे तो ये हो गया, सॉरी इसको काट के लिख देते हैं, ये आ गया। ठीक है, y बराबर बन जाएगा 4 गुणा में 2 माइनस 4, तो ये हो गया 8 माइनस 4, तो 4। ठीक है, अब इसकी टेबल ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो बच्चों, मैं टेबल तैयार कर रहा हूँ इसकी, ये अपने बिल्कुल उसके ठीक सामने, और दोनों समीकरणों को अलग अलग आप हल करेंगे ताकि एग्जामिनर को समझने में, या यूं कहूँ कि आपको भी परीक्षा के समय समझने में कोई परेशानी ना आए। सवाल है वो ऐसी तरह से अपने तैयार करना चाहिए कि उसको एक नज़र में यदि देखें तो समझ में आ जाए। तो अब देखिए, यहाँ पर लिख दिया एक्स और वाई, तो एक्स का मान 1 तो वाई का बच्चों 0, और एक्स का 2 तो वाई का 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं ग्राफ पेपर की ओर। इसका जो ग्राफ है वो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले अपने किसी भी एक लेटिव लाइन को लेना होता है, जो लगभग बीच की होनी चाहिए। ठीक है, और एक खड़ी लाइन। तो चलिए सबसे पहले अपने खड़ी लाइन खींच देंगे, या लेटिव लाइन, तो खड़ी लाइन खींच देता हूँ, वाई एक्स वाली लाइन है वो तैयार कर देते हैं। तो ये देखो, बीच की एक खड़ी हुई लाइन लेकर के मैंने इसको उसके ऊपर लाइन खींच दी है, और इसको अपने वाई एक्स लिख देंगे। तो ये देखिए बच्चों, ये रेखा जो होगी वो वाई एक्स तैयार हो गई है अपनी। और इसी तरह एक लेटी हुई लाइन लगभग बीच की होनी चाहिए ना, तो बीच की भी लाइन लेते हुए एक्स एक्स तैयार कर देंगे। तो ये देखो बच्चों, एक एक्स एक्स मैं तैयार कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आसान सा सवाल। ये देखो एक्स एक्स लिख दिया इस पर, ये एक्स डैश हो जाएगा, ऊपर की तरफ वाई एक्स, और ये हो जाएगा वाई डैश। तो ये मूल बिंदु जहाँ एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को काटते हैं, तो वो मूल बिंदु ने क्या करेंगे बच्चों, एक्स एक्स जो है अपना, उस पर जहाँ से गहरी लाइनें निकल रही है बराबर दूरी पर निकलेगी, तो उनको चिन्हित कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी चिन्हित कर दूंगा। तो जहाँ पर एक्स एक्स और वाई एक्स को गहरी लाइनें बराबर दूरी पर ये चिन्ह लगेंगे बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसी तरह वाई एक्स पर ये चिन्ह अंकित कर देता हूँ, ताकि अपने जब भी पैमाना लिखेंगे तो बहुत ही आसानी रहेगी, और अपना सवाल भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो ये देखो बच्चों, मैं चिन्हित कर रहा हूँ इनको, तो ऊपर और दोनों तरफ चिन्हित कर रहे हैं, ताकि पैमाना लिखें तो बहुत ही आसानी से अपने लिख पाएँ। अब बात आती है पैमाने की। तो पैमाने में अपने यदि एक्स एक्स और वाई एक्स पे एक जैसा ही पैमाना लिखना है, तो मान लेते हैं माना पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो ये देखो बच्चों, मैंने पैमाना लिख दिया। ठीक है,
अब देखो इस पे संख्या भर देते हैं। अपने को पता है कि 0 से x पे चलेंगे, राइट साइड में धनात्मक है और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक है, तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 इस तरह से अपनी संख्या बढ़ते जाएंगे जहाँ तक आपके पास उपलब्ध है वहाँ तक। y ऊपर की ओर धनात्मक होता है, तो ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक है, ये ध्यान रखना है। याद रखने वाली बात है बच्चों, हमेशा हर एक सवाल में जो पूर्व तैयारी है वो एक जैसी ही होगी। ये ऋणात्मक होता है y नीचे की ओर, तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये प्रत्येक सवाल में अपने पास ये पोजीशन सेम रहती है लगभग। ठीक है, अब पहला मान है 4 6, x का मान 4 मिल गया, y का 6, तो ऊपर की ओर बढ़ना पड़ेगा ना। तो ये देखो बच्चों 4 और 6 के ठीक सामने मैंने बिंदु अंकित कर वहाँ निर्देशांक लिख दिए। अगला है -1 -4, तो x का मान -1 और y का मान -4 नीचे की ओर, तो ये देखो बच्चों इनके ठीक सामने बिंदु लिखते हुए उसके निर्देशांक लिखती हैं। जब दो बिंदु आ गए हैं तो उस रेखा को खींचना बहुत आसान है। तो ये देखिए बच्चों दोनों बिंदुओं को मैं स्केल की सहायता से मिला दूंगा तो ये रेखा तैयार हो गई है जो अपने पास y बराबर 2x-2 की रेखा है। ठीक है, इसी तरह अब यदि देखें अगले मान, तो अगला मान है 1 0, तो ये देखो बच्चों 1 0 तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसको चिन्हित करके और इसके निर्देशांक यहाँ पे लिख देंगे ताकि अपने को ध्यान रहेगा। और अगला जो मान है वह 2 4, तो ये देखो बच्चों 2 4 इनको भी आपस में मिला देंगे। ये दूसरी रेखा के दो बिंदु आ गए हैं, दो बिंदु है तो उस रेखा को खींचना बहुत ही आसान होता है। तो ये देखो बच्चों मैंने उसको मिला दिया। ठीक है, तो अब ये सवाल का तीसरा जो पार्ट था यानी आलेख के रूप में, अब इसके समीकरण है यहाँ पर अपने लिख देंगे। तो ये हो गए बच्चों y बराबर 4x-4 और y बराबर 2x-2। अब इनका जो कटान बिंदु है वो अपना हल होता है बच्चों। ठीक है, तो इसको सहेलियों की सहायता करने के लिए, चंपा की सहेलियों की सहायता करने के लिए अपने ग्राफ में निरूपित किया और वहाँ से अपने ये देखा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और प्रतिच्छेद बिंदु जो है उसके निर्देशांक है बच्चों। इसके x का मान देखेंगे पहले तो 1 और y का मान 0, तो यहाँ पर 1 0 इसके निर्देशांक आ गए। तो इससे अपने को ये पता चलता है कि x का मान 1 है और y का मान 0 है। तो ये देखिए बच्चों यहाँ से x का मान 1 और y का मान 0। अब अपने को ये देखना x क्या था, x था पेंटों की संख्या। तो अपने जो मान के चले थे एक्स वाई तो अपने माने हैं, तो सवाल में दिया गया है तो अपने लिखेंगे तो पेंटों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। और स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट वाई था तो वाई का मान 0, तो स्कर्ट की संख्या बच्चों 0 आ गई है। तो इस तरह से अपने इस सवाल को हल करेंगे और उन सहेलियों की सहायता कर देंगे। अब अपने ये जान गए हैं कि पेंटों की संख्या 1 है और स्कर्ट की संख्या 0 है। तो बच्चों इस तरह से अपने आज के इस एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल पूरे किए। मेरे विश्वास है कि आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।